नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राजू आना के साथ। पटियाला में राजू आना का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। बलवंत सिंह राजू आना का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। पटियाला के डेंटल कॉलेज में ये मेडिकल चेकअप करवाने के लिए उन्हें ले जाया गया है। सरकार सजा पर जल्दी फैसला ले, राजू आना का कहना है। तो आपको बता दें कि बलवंत सिंह राजू आना को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है, डेंटल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है पटियाला, जहां पर उनका चेकअप करवाया जाएगा। और इस दौरान राजू आना का कहना है कि सरकार उनकी सजा पर जल्द फैसला ले। तो मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, पटियाला के डेंटल कॉलेज में उनका मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। बलवंत सिंह राजू आना को डेंटल चेकअप के लिए ले जाया गया है। ठीक है भाई साहब, कहना चाहोगे कुछ? जब 30 साल हो गए, 19वां साल तो 89 ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। राजू आना को डेंटल कॉलेज ले जाया गया है चेकअप के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, चेकअप के लिए लाया गया है राजू आना को डेंटल कॉलेज में, क्या हालात हैं उनके, किस तरह का ये चेकअप है? मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजू आना को मेडिकल कॉलेज लाया गया है चेकअप के लिए डेंटल कॉलेज में, किस तरह का चेकअप है, क्या उनकी हालत है, क्या इस मामले में अपडेट? जी बिल्कुल कुलदीप, बलवंत सिंह राजू आना को एक बार फिर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है, क्योंकि उनके दांतों में कुछ जो प्रॉब्लम पहले भी एक बार आई थी, तो उसी चेकअप के मद्देनजर उनको दोबारा यहाँ लाया गया है। और उन्होंने सिर्फ ये बात कही अभी कि मेरी सजा के ऊपर जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में 5 साल पहले ये बात कह चुका है कि आप इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे। तो थोड़े समय बाद वो फिर दोबारा जब वापस आएंगे तो हो सकता है इस बारे में कुछ ज्यादा बोले, लेकिन फिलहाल ये रूटीन का उनका दांतों का चेकअप है, क्योंकि एक बार पहले भी उनको ऐसी तरह लाया गया था, समय समय पर होता रहता है। तो आने वाले कुछ मिनटों में जब वो बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि राजू आना इस बारे में और क्या जानकारी देंगे। जी, इससे पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनके दांतों में कोई तकलीफ सामने आई हो इससे पहले भी? जी बिल्कुल कुलदीप, पहले भी आई थी और इसी के चलते उनका ट्रीटमेंट किया गया था और उसी के मद्देनजर आज उनको दोबारा यहाँ लाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो बलवंत सिंह राजू आना को जो डेंटल कॉलेज लाया गया है पटियाला में इलाज के लिए, और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सजा पर सरकार जल्द फैसला ले। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाया है। डीए में 55% से बढ़ाकर इसे अब 58% किया गया है। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए मिलना लागू हो जाएगा। जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। नवंबर महीने में सैलरी और पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी। जितने भी कर्मचारी हैं उनके खातों में करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल है। तो डीए में बढ़ोतरी की गई है, 55% से बढ़ाकर अब इसे 58% कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। सीएलयू सीडी कांड के मामले में ये जो है चार्जशीट दायर की है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने चार्जशीट दाखिल की है। नारनौल अदालत में चार्जशीट की गई। 30 एकड़ जमीन के सीएलयू के लिए पैसे मांगने के आरोप हैं। आपको बता दें कि ये मामला साल 2013 का है, सीएलयू सीडी कांड, जिसको लेकर अब चार्जशीट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि राव नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब राव नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राव नरेंद्र सिंह ने पलवल में 30 एकड़ जमीन के सीएलयू के लिए
पैसों की मांग की थी, जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसके बाद मामला सामने आने पर पूर्व विधायक रामपाल माजरा ने इसकी शिकायत लोकायुक्त के पास की थी। जांच के बाद पंचकुला में केस दर्ज किया गया था और अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। न्यूज 18 हरियाणा की टीम ने नए डीजीपी ओपी सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उन्होंने औचक निरीक्षण कर कई खामियां पाई और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सिंह ने बताया कि लगातार फील्ड में चेकिंग जारी रहेगी और हरियाणा पुलिस का मनोबल कभी भी नहीं गिरेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस में जातिगत भेदभाव नहीं होता, केवल खाकी मायने रखती है। आईपीएस और एएसआई सुसाइड केस की जांच जारी है। जनता को सुविधा देने पर बैठने का जो सवाल है उस पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि गैंगस्टरों और रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए डीजीपी ओपी सिंह से ये खास बातचीत। हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी को कार्यभार संभाले कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जो एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक पर एक चिट्ठियां आ रही हैं पुलिस अधिकारियों के लिए, वहीं एक्शन भी देर रात वो करते हुए नजर आए। हमारे साथ खुद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आप, क्योंकि डीजीपी के संभाले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लगातार एक पर एक चिट्ठी जारी होती है पुलिस के एसएचओज के लिए, डीसीपी के लिए, डीएसपी के लिए, एसपी के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या चीज है जो मन में है और सुधारना चाहते हैं? कि मेरे पास कोई चिट्ठी लिखने की योजना नहीं थी। हमारे पास दो विकल्प थे कि एक पदभार आपको मिला है तो एक बड़ा सा हंगामा करिए कि बड़ी बड़ी मीटिंग हो, 2-3 घंटे की बातचीत हो और स्टेनो को एक अंग्रेजी में मिनट रिपोर्ट बनावे, जो वही लिखे और वही पढ़े। एक विकल्प तो ये था। दूसरा ये था कि अंग्रेजी हमारी वैसी ही भाषा नहीं है, क्लिष्ट हिंदी वैसे ही समझ में नहीं आती है, तो एक सरल हिंदी में जो चुनौतियां सामने है उसका समाधान क्या है, तो एक सिलसिलेवार तरीके से, जैसे मैंने पहली चिट्ठी लिखी लोगों के नाम से कि जी हम जो हैं आपका ध्यान रखेंगे, आपकी चिंताएं जो होगी और जो भी आपका होगा तो हमारे फैसलों में वो शुमार होगा। आपका सुरक्षित रहना, आपका राजी रहना, ये हमारा एजेंडा रहेगा। मैंने एक लिखा उनको। उसके बाद जो पुलिस में जो इतने दिन काम करते करते हो गए, जो फ्रिक्शंस है कि अगर आप देखें कि पुलिस एक सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है, हम जो है पब्लिक सेफ्टी डिलीवर करते हैं, तो पब्लिक सेफ्टी का एक छोटा हिस्सा जो है वो क्राइम कंट्रोल है। एक बड़ा हिस्सा लोगों को ये बताना है कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि लोग बाग बड़े उत्सुक रहते हैं, उनको बड़ी चिंता होती है कि ये लोग जो मुझे बचाने में लगे हुए हैं आखिर ये कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमें लगा कि एक तरीका ट्राई करते हैं कि अपने हम एसपी को, जो भी डीसीपी है, एसीपी है, एसएचओ, जो भी मैटर करते हैं, तो उनको मैं लिखूं एक विषय के ऊपर, जैसे वो तसल्ली से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के उनके समझ में आए। तो जो चीज समझ में आती है तो हो सकता है व्यवहार में भी आए। तो इसी उद्देश्य से 1, 2, 3, 4 जो भी है। आपने चिट्ठी लिखी कि टेबल छोटी कर दीजिए, तौलिया हटा दीजिए, अफसर बन करके नहीं रहना है बल्कि साथी बन करके रहना है। हरदम से ये पुलिस कहती आई है, पुलिस का स्लोगन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं व्यवहारिक रूप में नहीं दिखता। अब आपने चिट्ठी लिखी है, क्या मानते हैं कितना असर होगा? देखो, हम साथी वाथी नहीं है। लोगों ने एक सरकार बनाई, व्यवस्था है, उसने कानून बनाया, हम कानून लागू करते हैं, हम निष्पक्ष हैं। बिल्कुल। एक पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं अभी, क्योंकि आपने तो कुछ ही दिन से कार्यभार संभाला है, तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक गैंगस्टरवाद भी जो छिड़ा है पंजाब में, हरियाणा में भी काफी ऐसे मामले हैं जो सिंगर्स को धमकियां दी जा रही हैं, कभी गोलीबारी भी हो जाती है, कोई उनके घर पे गोली चल रही है। कैसे आपका ये मोटिव रहेगा कि उनको कंट्रोल किया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि प्रजातंत्र का ये आश्वासन है कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएगा। शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं, बकरी को कमजोरी का मलाल नहीं।
तो बकरी को अगर लगे कि शेर इस करार को नहीं मान रहा तो 112 पर फोन करे, तो पुलिस जाके शेर में बकरी में शेर का बल भर देगी, क्यों बंदूक आ गया वो। तो जब प्रजातंत्र आया तो शेर वेर तो अपने काम में लग गए, सेवा भाव करके अपना राजपाट चला रहे हैं। ये जो गीदड़ लोमड़ी सियार टाइप के लोग थे, इन्होंने अपनी जाति नहीं बदली। इन्होंने कहा जी हम तो लोगों को लूटेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे। ये वो लोग हैं। तो ये अपने काम में लगे हुए हैं, हम भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस व्यवस्था के हम हिस्सा हैं वो गारंटी देता है कि अगर आप किसी का नुकसान नहीं करते, आपका बाल बाका नहीं होगा, तो गारंटी हम देते हैं। तो इस काम में हम सारे लगे हुए हैं। तो देखें कि व्यवस्था में एक सत्ता है, पक्ष है, विपक्ष है, प्रेस है, न्यायपालिका है, आयोग है, पब्लिक है, ये सारे लोग हैं जिनको इस बात की चिंता होती है कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उनको अगर लगता है ठीक नहीं तो बोलते हैं कि विधि व्यवस्था स्थिति बहुत खराब है, बहुत ये है। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, जब आप चल के आए, कैमरा लेके आए, अच्छा खासा दाम का, किसी ने आपको इससे छीनने की कोशिश की? किसी ने रोक के आपसे थप्पड़ मुक्का किया? कहीं आपने गोली की आवाज सुनी? अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती तो आप यहाँ तक इस तरह से नहीं पहुंचते। लेकिन जरूरी नहीं प्रदेश में ऐसे थोड़ी भी शंका है कि अगर आप जाएंगे पानीपत गुड़गांव तो आपको रास्ते में लूट लेगा? थोड़ी भी शंका है आपको? लेकिन प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हाँ या ना बताएं? हाँ नहीं है। तो वो जो सामने मामले आए हैं वो इसलिए आए हैं कि जो गीदड़ लोमड़ी सियार टाइप के लोग हैं वो अपनी जाति दिखाएंगे और हम अपनी जाति दिखाते हैं। तो जो क्राइम का होना जो है वो ये दिखाता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पास काम है, वो काम हम कर रहे हैं। एक प्रश्न उठा अभी पीछे, आपने देखा कि एक दुखदाई मामला सामने आया, एडीजीपी सुसाइड हुआ, तो उसमें आईजी थे उसमें, तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि पुलिस के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब आप प्रमुख पद पे हैं, कि पुलिस के अंदर एक लंबा कार्यकाल आपका हुआ है? देखो हमारी तो जाति खाके की है जी, हमें नहीं पता जाति पाति क्या होती है। 36 बिरादरी के लोग इसमें हैं, जो भी होगा इससे तो चलेगा नहीं, वो इसके आधार पर तो कुछ हो नहीं सकता है। जहां तक आप बात कर रहे हो कि आईजी साहब की या हमारे जो एएसआई हैं, और उसके बाद भी 2-3 बार है जी, तो हमारे 70,000 का फोर्स है, हर उम्र के लोग हैं, हर दिमाग के लोग हैं। तो इस तरह घटनाएं होती रहेंगी, हमें इसका अफसोस है, हम चाहते नहीं हो, प्रयास भी करते हैं। लेकिन आप देखो कोई ऐसा परिवार है जिससे आप मिले हो, जिसके आपको दुखद नहीं हुआ हो? तो हमारे 70,000 का परिवार है, तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटता रहेगा, हमें उसका अफसोस है। लेकिन उसको लेकर हम बैठे थोड़ी रहेंगे जी, लोग हमारे भरोसे बैठे हैं, हम तो रो भी नहीं सकते। लेकिन हम क्या लगता है कि जिस तरह से सुसाइड होते हैं तो कहीं ना कहीं, और इस लेवल के अधिकारी जब इस तरह का कदम उठाते हैं तो कोई मनोबल गिरता है पुलिस का कि हाँ क्या अब इसके बाद क्या? मनोबल क्यों गिरेगा? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल गिरा के बैठ जाए? हमारे पास तो एक ही विकल्प है जी कि हम आपके लिए लड़े। बदमाश थोड़ी घर बैठ गए हैं, ऐसी घटना हो गई है, बदमाश ने ये कर दिया कि भाई चलो हमने सीज फायर कर दिया, जब तक आप शोक से नहीं उभरेंगे तब तक हम हमला नहीं करेंगे। हमारे लोगों पर रोज हमले हो रहे हैं, कोई युद्ध हम, आप ये देखो जी, हमारा जो लड़ाई है ना मिलिट्री वॉर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आर्मी जो लड़ाई लड़ती है कभी कभी लड़ती है, दुश्मन डिफाइंड है, सारा देश उसके साथ है। हमारी लड़ाई जो है चारों तरफ से है, रोज है, दिन है, रात है, और हम पर हमेशा नियम कानून पड़े जाते रहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हम पर जो मांग होती है कि जी आप एक देखो कि किसी ने किसी को मार दिया तो मारने वाला विजिटिंग कार्ड छोड़ के तो गया नहीं। अब हम वहां पर गए, बाहर 5,000 लोग खड़े हैं, वो कहते हैं जी मुलजिम पकड़ के लाओ 24 घंटे में, तभी हम डेड बॉडी का दाह संस्कार करेंगे। हम उनको भी समझाते हैं कि कोई बात नहीं जी, हम कर लेंगे, हमें नहीं पता कैसे होगा, विश्वास होता है कर लेंगे। इट इज पुलिस वे ऑफ थिंकिंग, असंभव को हम सोचते हो जाएगा, हो जाता है। किस तरह की जांच पहुंची है अभी एएसआई वाले मामले की अगर बात की जाए? मैं तो जांच कर नहीं रहा हूँ, डीएसपी कर रहा है ना, चंडीगढ़ पुलिस कर रहा है, ये एएसआई का मैं तो जांच नहीं कर रहा हूँ, टीम बनी हुई है। तो आईओ जो है मुकदमे के बारे में स्वतंत्र होता है,
तो आप लोग अपना काम कर रहे हैं, नियम के अनुसार जो भी सब पर्यवेक्षण है अधिकारी वहां के कर रहे हैं। औचक निरीक्षण जिस तरह से आपने किया, इस तरह से औचक निरीक्षण क्या आगे भी जारी रहेंगे और समय समय पर? मैं तो देखो जी बहुत क्लियर हूँ, मरो तभी स्वर्ग दिखता है। आप इस दफ्तर में बैठ के कितनी भी किताबें पढ़ लो, ग्राउंड पर जो चल रहा खेल ही अलग मिलता है जी। मैं कलानौर चौकी गया तो चौकी की जो स्थिति थी ना, बिजली का तार लटका हुआ था, पंखा सिर के ऊपर है, गंदे से गद्दे थे, आदमी तो वहां नहीं रह सकता जी। वहां पर हमारे मुलाजिम हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा करें? जो आदमी ऐसे माहौल में रहेगा क्या अच्छा व्यवहार करेगा, क्या अपने लोभ लालच से संवरण करेगा, क्या गुस्सा नहीं करेगा? तो हमने चीफ इंजीनियर को बुलाया कि आप इसको देखिए और आदमी के रहने लायक एक मॉडल बनाइए और सारे नाके पर वही लगेगा। तो हम ये करके आए। हम जी किसी को धमकाने पनिशमेंट देने नहीं जाते हैं, हम समस्या को समझ के समाधान करने जाते हैं। फिर वहां से हम साहा थाने गए, हमने सचो से 70 घंटे बात की, 70 मिनट, कि तुम अपना काम कैसे करते हो। बड़ा अच्छा आदमी था, अच्छी बोलचाल थी। उस आदमी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके इलाके में क्या कोई गैंग एक्टिव है तो किधर है, उसको कैसे पकड़े, था ही नहीं कुछ भी। तो हमने पूछा कि बगल के सचिव से बात किया तो नहीं, सीआईए से बात किया तो नहीं। हमने एसपी साहब से पूछा कि क्या कोई व्यवस्था है यानी सारे एसएचओ को, सीआईए को एक प्लेटफॉर्म पर लेके, ऑडियो कॉल पर लेके आप कभी जानने की कोशिश किए कि कौन सा क्रिमिनल का इधर मूवमेंट है, कोई हाइड आउट है ना? क्राइम समीक्षा के नाम पर जी पकोड़े खाए जाते हैं। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा। एसपी सवेरे सवेरे बैठे, सारे को ऑडियो कॉल पर ले और मंथन करें कि अगले एक सप्ताह में कौन किस हमारे नागरिक की जान ले सकता है, इनोसेंट की, कौन हमारी माँ बहनों को तंग कर सकता है। रेप का मुलजिम है जी, 2 रेप में आके बैठा हुआ है, वो क्या करेगा जी? उसको रोकने का क्या तरीका आपके पास है? आप जब पता करोगे ये रिस्क है तब ना कुछ करोगे। चांस नेचर आ गया जी, तो उसको आप नहीं अगर देखोगे कौन है, उसको चेक नहीं करोगे तो क्या करेगा? यही करेगा वो। तो हमने यही कहा, तो हमने व्यवस्था सुधारी कि जी एक तो आप सारे वर्दी पहनोगे, सारे आप हथियार लेके बैठोगे, क्योंकि आपकी कारीगरी में यही है। दूसरा कि कोऑर्डिनेट करोगे, बात करोगे एक दूसरे से। लेकिन आप हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।